नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ हैं जेपी सेठी सर एंड मिस्टर अनुज गुप्ता फ्रॉम या वेल्थ। तो नमस्ते, स्वागत है आप दोनों का। आज बाजार नमस्कार। देखिए, नमस्ते। बाजार देखें, आज तो फिर से नीचे नजर आ रहा है। कल भी मार्केट नीचे था। आज दिन में काफी नीचे था मार्केट, लेकिन इस वक्त मिड डे है और वी कैन सी बीएसई सेंसेक्स जो है 116 पॉइंट्स डाउन है एट 82,043। और निफ्टी 41 पॉइंट्स डाउन है 25,161। एक्टिव स्टॉक्स देखें दिस आवर इज मारुति सुजुकी, ट्रेंट, रिलायंस, अदानी एंटरप्राइज एंड बजाज फाइनेंस। Top five gainers: Maruti Suzuki, Adani Enterprise, Bajaj Finance, Eicher Motor, and Axis Bank. Top five losers: Ultratech Cement, Trent, Tech Mahindra, Nestle, and HUL. आज जो है बाजार में गिरावट का एक कारण जो है वो ये है कि यूएस ने जो $100,000 की फी लगाई है ऑन H1B वीजा, वो इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स पे थोड़ा भारी पड़ा है। इसलिए हमने आईटी सेक्टर में काफी सेलिंग प्रेशर देखा है। दैट इज वन रीजन। बाकी कारण जानते हैं अनुज जी से कि बाजार दिन में काफी ऊपर नीचे था इन द मॉर्निंग, लेकिन अभी सिर्फ 116 पॉइंट्स नीचे है। तो क्या कहेंगे आप मार्केट के बारे में अनुज जी? प्रिया जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट में आज हमने गिरावट आते हुए देखी। देखिए, अगर आप मार्केट को देखेंगे, अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो महज 15 दिनों में हमने 1,000 पॉइंट की रैली निफ्टी में देखी थी। जी। करीबन 24,400 से लेकर 25,400 तक। हम्म। उसके बाद हमने पिछले 3 दिनों में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। तो आज जो मार्केट चल रहा है, हम्म। वो एक महज प्रॉफिट बुकिंग। अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में मार्केट ने करीबन 25,080 के आसपास के लेवल्स टेस्ट किए थे। अभी हम हम्म। देखें तो वहाँ पे 25,180 के लेवल आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल से हमने मार्केट में जो रिकवरी है वो आते हुए देखी है। बट हम्म। ये जो मार्केट गिरा है ये डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि हमने पिछले 15 दिनों में जो रैली देखी थी उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी है। मैंने हम्म। देखा कि बैंक बैंक निफ्टी के अंदर भी भावों में कुछ प्रॉफिट बुकिंग रही है। इवन हम्म। सेंसेक्स भी। तो कहीं ना कहीं जो ट्रम्प साहब ने $100,000 का जो फी लगाई है H1B वीजा के ऊपर में, हम्म। उसकी वजह से थोड़ा सा एक हम प्रेशर आते हुए देख रहे हैं। हालांकि जीएसटी रिफॉर्म जो है वो लागू हो गए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट भी मिल रहा है। बट हाँ, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से और वीजा फी लगने की वजह से थोड़ा आईटी कंपनीज में एक सेलिंग प्रेशर में आते हुए दिखे। हम्म। जी। अब तो ऐसे में आप इन्वेस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे कि अगर उनका इन्वेस्टमेंट है तो उन्हें क्या करना चाहिए? इक्विटीज है या म्यूचुअल फंड्स है या जो भी है, आप क्या एडवाइस देंगे इन्वेस्टर्स को? देखिए, हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स को अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, क्योंकि हम्म। हम देख रहे हैं कि ये जो फी लगी है इससे काफी हद तक आईटी कंपनी इसमें इम्पैक्ट आएगा। हम्म। और साथ में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म हुए तो उसमें ऑटो सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स सेक्टर, देन हम्म। उसके बाद हम एफएमसी सेक्टर, इन सब में अच्छा खासा पॉजिटिविटी हमने आते हुए देखी है। तो अगर उनका इन्वेस्टमेंट एक डाइवर्सिफाइड है, तो कहीं ना कहीं उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर सेक्टर नहीं चल रहा है तो हम्म। बाकी सेक्टर आपको चलते हुए नजर आएंगे। तो हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में सभी सेक्टर अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट फंडामेंटल फैक्टर से चल रहे हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसको सेक्टोरल जरूर डिवाइड करें, जिससे कि आपको सेक्टोरल इम्पैक्ट और एक पर्टिकुलर कोई मार्केट में अगर सेक्टर गिरता है तो बाकी में आपको एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। जी। मल्टी कैप फंड्स के बारे में आप क्या कहेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करने के मेन एडवांटेजेस क्या है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल लार्ज और मिड कैप फंड्स? देखिए, मल्टी कैप फंड अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि मल्टी कैप फंड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर बहुत डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलता हम्म। है। मल्टी कैप फंड जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के जो स्टॉक्स होते हैं उनको देखकर बनाया जाता है, उनको चूज करके बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो डाइवर्सिफिकेशन का जो आपका एक पोर्टफोलियो होता है वो वहाँ पर डाइवर्सिफाइड होता है। आपके हम्म। डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में पैसा लगता है। हम्म। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे कि लार्ज कैप या मिड कैप के अंदर आपका पैसा लगता है, या फिर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका स्टॉक है वो इक्विटी में कुछ पैसा लगता है, कुछ आपका डेट में पैसा लगता है। तो वो भी यहाँ पर डाइवर्सिफाइड हो जाता है कि हम्म। कहीं ना कहीं जो है अगर एक सेक्टर में गिरावट आ रही है तो दूसरा आपको बैलेंस कर लेता है। तो हम्म। एक डाइवर्सिफिकेशन का जो एक इंपॉर्टेंस है वो ये मल्टी कैप फंड दिखाता है। जी। रिस्क क्या है मल्टी कैप फंड्स में जो कि इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, मल्टी कैप फंड का जो रिस्क है वो ये है कि अगर हम देखते हैं कि जो एक हायर रिस्क जनरली होता है जहां पर कि जो एक इन्वेस्टमेंट होता है, तो अगर मान लीजिए एक सेक्टर बहुत चल रहा है तो वो उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। मान लीजिए अगर हमने कुछ पैसा इक्विटी में डाला, कुछ हमने डेट फंड में डाला है, तो हम्म। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए कि डेट इक्विटी मार्केट चलने लगा है तो वो वहां पर उसको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो हो सकता है कि
एक दो सेक्टर में आपने डिवाइड किया तो उसकी जो रिटर्न्स होती हैं वो एज कंपेयर लार्ज कैप फंड ये के या स्मॉल कैप फंड से थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि उसका सारा पैसा जो एक एक कैप में नहीं लगता है, वो डाइवर्सिफाइड होता है। तो इस हम्म। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो फंड होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगता है या डेट फंड में लगता है, तो उसकी वजह से आपका रिटर्न जो है वो एज कंपेयर इक्विटी फंड के मुकाबले कम आ जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक एक कैप की, एक लार्ज कैप या मिड मिड कैप या स्मॉल कैप की जो रैली होती है वो यहाँ हम्म। पर मिस आउट हो जाती है, क्योंकि उसका जो फंड होता है वो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लग जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा मॉडरेट रिटर्न्स हो जाते हैं। तो यहाँ हम्म। पे सिर्फ एक रिस्क ये होता है कि जो रिटर्न्स होती है वो आपको एक सिंगल कैप में जो रिटर्न आपको मिल रही होती है वो आपको वहां पे नहीं मिल पाती। जी। मल्टी कैप फंड्स परफॉर्म कैसा करते हैं अक्रॉस डिफरेंट मार्केट साइकिल्स, जैसे कि डाउनटर्न है या बुल रन है? देखिए मल्टी कैप फंड अगर आप बात करेंगे तो अगर बुल रन होता है तो बुल रन में बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका जो फंड है वो लार्ज कैप में लगा हुआ है या मिड कैप में या स्मॉल कैप में है या आपका अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हम देखते हैं कि अगर एक सेक्टर में परफॉर्मेंस आ रही है तो वहां पर उसका बेनिफिट मिलता है, अगर बाकी में मूवमेंट नहीं आ रहा है तो वहां पर रुक जाता है। बट कई बार हम्म। हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि कई कई बार आपका अगर स्मॉल कैप चल रहा है तो हम्म। स्मॉल कैप का आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर लार्ज कैप चल रहा है तो लार्ज कैप का बेनिफिट मिलेगा, अगर आपका स्मॉल कैप चल रहा है तो स्मॉल कैप का बेनिफिट मिलेगा, अगर आपने सारा पैसा एक सेक्टर में लगा रखा है अगर वो नहीं चल रहा है तो बाकी का बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो मल्टी कैप फंड का बेनिफिट ये है कि आपका पैसा जो अलग अलग कैप्स हैं, लार्ज हम्म। कैप मिड कैप या स्मॉल कैप सब में लगता है, जो भी मार्केट साइज चलेगा, चाहे वो स्मॉल कैप चलेगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा, लार्ज कैप चलेगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा, मिड कैप हम्म। चलेगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा। तो उससे कहीं ना कहीं ये बेनिफिट होता है कि आप एक तरीके से हर मार्केट साइज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट होते हैं, और आपका हम्म। जो अमाउंट होता है अगर कोई भी मार्केट के अंदर रैली आती है तो वहां पे वो परफॉर्म करता है। जी। फंड मैनेजर्स को कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस री एलोकेट करने के लिए बिटवीन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप? देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि लार्ज कैप, सपोज कि जैसे हम अभी देख रहे हैं कि मिड कैप में उतना मोमेंटम नहीं आ रहा है या लार्ज कैप में मोमेंटम नहीं आ रहा है या स्मॉल कैप में मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो वो अगर उनका एक सिंगल कैप फंड होगा तो हो सकता है कि वहां पर वो पोर्टफोलियो को शिफ्ट ना कर पाए। बट यहाँ पर क्या है कि उनको एक बेनिफिट होता है कि अगर कोई उनका लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप नहीं चल रहा है तो वहां से एग्जिट करके दूसरे उसमें जा सकते हैं। तो इस तरीके से वो अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को वहां पर वो मैनेज कर सकते हैं। हालांकि उनकी परसेंटेज डिसाइड होती है कि लार्ज कैप मिड कैप या स्मॉल कैप में कितनी परसेंट रखेंगे, बट उसके अकॉर्डिंग उनको एक लीवरेज भी रहता है कि अगर वो फंड जो कैप है वो अगर परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो दूसरे कैप में जाकर उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहां हम्म। पर वो इजिली उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जी। ये मल्टी कैप फंड्स जो है वो सबसे ज्यादा किसको सूट करता है? देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मल्टी कैप फंड ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो थोड़ा डाइवर्सिफाई चाहते हैं, जो हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो हर कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न चाहते हैं। क्योंकि हम्म। कई बार हम देखते हैं कि जैसे स्मॉल कैप है वो जनरली स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो वहाँ पर चांसेस होते हैं मल्टी बैगर्स बनने के लिए। तो हम्म। अगर उनके इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप के अंदर है प्लस उनका इन्वेस्टमेंट अगर लार्ज लार्ज कैप में भी है, तो वहां पर उनको क्या है कि लार्ज कैप में उनको ब्लू चिप या हाई बीटा स्टॉक्स का मोमेंटम मिल जाता है। हम्म। स्मॉल कैप में अगर मान लीजिए उनको ऐसे उन्होंने स्टॉक में पैसा लगा रखा है जो मल्टी बैगर बनने की क्षमता है, तो वहां पर चांसेस होते हैं कि उनको हाईयर रिटर्न मिल सकता है। जैसे कई स्टॉक ऐसे होते हैं स्मॉल कैप में जो बहुत जल्दी से इंक्रीज हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने वैसे स्टॉक में पैसा लगा रखा है तो वहां पर उनको हाईयर रिटर्न मिलने का चांस होता है। तो ये एक ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए है जो थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहते हैं बट जिनको रिटर्न अच्छा चाहिए। मीन्स रिटर्न उनको चाहिए कि उनको एक अच्छा रिटर्न मीन्स कि एज कंपेयर अदर कैप से, सिंगल कैप से वो यहाँ पर अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। बट उनको हम्म। रिस्क कम चाहिए, क्योंकि रिस्क कम इसलिए क्योंकि उनका जो फंड है वो डाइवर्सिफाइड है। आपका लार्ज कैप में भी है, स्मॉल कैप में भी, मिड कैप में भी है, और ऐसे में आपके सेक्टर भी बहुत डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर के लिए जो रिस्क कम चाहते हैं बट वो हर कैप के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। जी। ये मल्टी कैप फंड्स जो हैं ये फ्लेक्सी कैप फंड से कैसे डिफरेंट है? देखिए फ्लेक्सी मल्टी कैप फंड में क्या होता है कि मल्टी कैप फंड में
आपका एक रेशो डिसाइडेड होता है कि आपको कितना कितना परसेंट किस कैप में रखना है। जबकि फ्लेक्सी के अंदर हो गया, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, आप इजीली किसी भी सेक्टर में उसको इजीली मूव कर सकते हैं, तो वहाँ पे कोई परसेंटेज उतना डिसाइड नहीं होता है। हम्म। हालांकि अगर आप देखेंगे तो सेबी के अकॉर्डिंग आप एक स्टॉक में 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं रख सकते। बट हम्म। फ्लेक्सी में क्या होता है कि आप इजीली उसको मूव ऑन कर सकते हैं। हम्म। आप अपना पैसा सारा या तो मिड कैप में डाल सकते हैं, या सारा पैसा आप लार्ज कैप में डाल सकते हैं, या सारा कैप आप स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। हम्म। जबकि जो मल्टी कैप फंड होता है उसका आपका एक परसेंटेज डिसाइड होता है कि आपको हम्म। इतना परसेंटेज इसमें रखना बहुत कंपलसरी है। तो हम्म। थोड़ा सा यहाँ पर बाउंड्रीज आ जाती हैं एज कम्पेयर फ्लेक्सी के। मगर ये कि यहाँ पे पूरा डिसिप्लिन्ड तरीके से जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है, और बहुत जल्दी आपकी जो एंट्री एग्जिट है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक अलग अलग कैप के अंदर एक परसेंटेज के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट होता है। जबकि फ्लेक्सी के अंदर वो परसेंटेज डिसाइड नहीं होती है। हम्म। आपको लगता है अगर ये फंड मैनेजर को लगता है कि भाई उनका लार्ज कैप चलने वाला है, तो सारा फंड वो लार्ज कैप में डाल देते हैं। उनको हम्म। लगता है कि अगर स्मॉल कैप चलने वाला है, तो स्मॉल कैप में वो डाल देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी लिमिटेशंस आ जाती हैं। जबकि जो मल्टी कैप फंड है वो बहुत डिसिप्लिन्ड वे में हम्म। जो है इन्वेस्टमेंट करता है। जी। नए इन्वेस्टर्स हैं वो क्या मिस्टेक्स करते हैं व्हेन चूजिंग मल्टी कैप स्कीम्स, और वो कैसे इसे अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, एक तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो आपका फंड है वो कितना पुराना है और उसमें एयूएम कितना है। जैसे अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली हमने एसबीआई का मल्टी कैप फंड देखा था जो आया हुआ था, काफी अच्छा उसमें हमने इन्वेस्टमेंट आते हुए देखा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि कोई भी इन्वेस्टर जब भी किसी फंड को चूज करता है तो वो देखे कि भाई पहले उस फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी क्या है, उस फंड मैनेजर को कितना एक्सपीरियंस है, प्लस जो अंडर असेट मैनेजमेंट कंपनी एयूएम कंपनी जो है या एएमसी जो है वो कितने साल पुरानी है और उसकी ट्रैक रिकॉर्ड कितना है। उसके हम्म। बाद वो उसको चूज करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ में हम्म। उनको ये भी देखना है कि उस फंड के अंदर अभी तक कितना एयूएम आ चुका है। अगर हम्म। एयूएम ज्यादा होगा तो वहां पर चांसेस हैं कि उनकी जो एक्सपेंस रेशो होगी वो वहां पे कम होगी। अगर एयूएम कम होगा तो एक्सपेंस रेशो मीन जो मैनेजमेंट फीस होती है वो काफी हाई हो जाती है। तो हम्म। कोई भी इन्वेस्टमेंट चुनने से पहले ये जरूर ट्रैक करें कि उनका वहाँ का फंड मैनेजर कितना है, वहाँ हम्म। की एक्सपेंस रेशो कितनी है, और वहाँ का अंडर एसेट मैनेजमेंट जो है वो कितना है, और कितने टाइम हो गया इनको इन्वेस्टमेंट करते हुए, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। जी। तो ये मल्टी कैप फंड्स के बारे में रहा, आगे बात करते हैं हाउ टू बैलेंस कमोडिटीज इन अ पोर्टफोलियो। सेठी सर, आप सवाल पूछना चाहेंगे? मैं मल्टी कैप फंड्स के बारे में एक दो बातें पूछना चाहता हूँ जी, प्लीज। कि मल्टी कैप फंड्स के लिए ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है, या इंडेक्स फंड या दूसरे इंडस्ट्री फंड्स को मैनेज करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत है? अनुज जी, जी सर। मल्टी कैप फंड्स को मैनेज करना इजी है, या दूसरे जो सेक्टर फंड्स हैं, फंड ऑफ द फंड्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं? देखिए, मल्टी कैप फंड बेसिकली एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कैप्स में पैसा लगा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में पैसा लगा सकते हैं। तो वहां पे थोड़ा डिसिप्लिन मैनर होता है कि आपको कुछ परसेंटेज हर कैप के अंदर मेंटेन करना होता है। जबकि अगर आप सपोज लार्ज कैप में आप पैसा लगा रहे हैं तो आपके पास एक रूम है कि आप केवल लार्ज कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें आप एंट्री और एग्जिट भी कर सकते हैं। वहां पर आपको एक पर्टिकुलर कैप के अंदर पैसा परसेंटेज मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, या यूं कहिए कि थोड़ा डिसिप्लिन्ड वे में यहाँ पर काम होता हम्म। है मल्टी कैप फंड में, एज कम्पेयर टू द अदर एसेट। हालांकि अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो इंडेक्स फंड अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इंडिविजुअल फंड है, जो कि जनरली पैसिव इनकम के लिए लोग ट्रेड करते हैं। जिनको एक पैसिव इनकम चाहिए होता है तो वो जनरली इंडेक्स फंड में लगाते हैं। बट जो थोड़ा एग्रेसिव रिटर्न चाहते हैं वो लार्ज कैप या मल्टी कैप फंड को चुनते हैं। अनुज जी, मल्टी कैप में चर्निंग ज़्यादा होगी, आपको क्या अंदाजा है दूसरे कंपैरिजन में? चर्निंग मल्टी कैप में ज़्यादा होगी? देखिए, चर्निंग अगर आप देखेंगे तो मल्टी कैप में डेफिनेटली ज्यादा होगी, क्योंकि आपका कुछ इन्वेस्टमेंट जैसे लार्ज कैप में, तो लार्ज कैप का स्टॉक नहीं चल रहा है या आपको एग्जिट करना था, लार्ज कैप से एग्जिट करेंगे। देन आपके पास आप स्मॉल कैप से एग्जिट करेंगे, देन मिड कैप से एग्जिट करेंगे। बट वहां पे आपके पास एक डिसिप्लिन्ड वे है कि आपको इतना परसेंटेज एक कैप में मेंटेन रखना ही है। और वहां पर आपके पास जो है अमाउंट थोड़ा कम हो जाए। मान लीजिए अगर किसी के पास 100 रुपए हैं तो 30-30 रुपए आपने तीनों कैप में डाल दिए, तो आपके पास सिर्फ 30 रुपए ही है एक लार्ज कैप को मैनेज करने के लिए, या स्मॉल कैप को या मिड कैप को मैनेज करने के लिए। तो वहां पर अमाउंट कम हो जाता है, तो यहाँ पे चर्निंग भी थोड़ी ज्यादा हो जाती है कि आपको फटाफट एंट्री एग्जिट करना पड़ता है, जिससे आपकी बाकी अपॉर्चुनिटी एनकैश हो जाए। पर मार्केट में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। जी। उसके देखो बिना तो किस सर समय। मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते सर। पेशेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जी। और फंड ऑफ द फंड्स में मल्टी कैप में क्या फ़र्क है? किसमें सर?
फंड ऑफ द फंड्स होता है एक। अगर मुझे चूज करना है तो फंड ऑफ द फंड्स में और मल्टी कैप में से कौन सा चूज कर सकता हूँ? देखिए फंड ऑफ द फंड फंड्स ऑफ तो द दूसरे फंड, फंड्स में इन्वेस्ट करता है। देखिए अगर आप देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंस होती है, अगर आप मल्टी कैप को देखेंगे तो ऑलरेडी मल्टी कैप फंड के हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जहां पर आप एक डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फंड ऑफ द फंड की है कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है जिसमें ऑलरेडी फंड्स चल रहे हैं उनके ऊपर फंड इकट्ठा करके किया जाता है। तो फंड ऑफ द फंड्स के जो ऑलरेडी फंड्स रनिंग है उन फंड्स के लिए आप एक इकोसिस्टम बनाते हैं जहां पर आपके पास पैसा आता है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं मल्टी कैप फंड में आपके डिफरेंट डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट कैप्स होती है, जो इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्मॉल कैप या मिड कैप है, उसके अंदर पैसा लगता है। तो फंड ऑफ द फंड क्या है, बेसिकली जो ऑलरेडी फंड रनिंग है उन्हीं फंड के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे कि उन फंड्स को एक लिक्विडिटी मिलती है उन फंड्स को रन करने के लिए। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपकी जो आपका डाइवर्सिफाइड फंड है या मल्टी कैप फंड है वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, जहां पर आपको रिटर्न मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो फंड ऑफ फंड्स में जो रिटर्न थोड़े कम होते हैं एज कंपेयर जो आपके लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप है, बट हाँ यहाँ पर रिटर्न आपको अच्छे मिलते हैं मल्टी कैप के अंदर में। अनुज जी, आपने फंड मैनेजर्स की बात की यहाँ पर। तो मल्टी कैप में फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज अच्छी होनी बहुत जरूरी है। तो यस। आप कुछ फंड मैनेजरों के नाम ले सकते हैं क्या, जो पॉपुलर हैं, ज़्यादा यहाँ जहाँ हो जाते हैं मल्टी कैप में तो लोग उनके पीछे जाते हैं? सर यहाँ तो मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा सर। इट्स ओके। और बिना नाम लिए बता सकते हैं क्या कि उसको चेंज करते हैं कुछ इन्वेस्टर्स? देखिए मैं ये जरूर बता पाऊंगा कि फंड मैनेजर के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है। एक तो आपको उसका एक्सपीरियंस देखना चाहिए भी, उसको कितना एक्सपीरियंस हुआ मार्केट के अंदर में। और साथ में आप ये देख सकते हैं कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना वो मैनेज कर रहा है। तो एक फंड मैनेजर के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो कितना एयूएम मैनेज कर रहा है और उसको कितना इन्वेस्टमेंट कितना इंटरेस्ट आ चुका है। क्योंकि देखिए सबके रिकॉर्डिंग जो है, सबके रिकॉर्ड सेबी के पास मेंटेन होते हैं, तो आप जाके चेक भी कर सकते हैं कि कितने किस फंड मैनेजर को कितना म्यूचुअल फंड के अंदर जो है समय हुआ है और कितना वो अभी तक रिटर्न दे चुका है और उसकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज रही हैं और कितना वो इन्वेस्टमेंट जो है रिटर्न निकाल के दे चुका है। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड आप इजीली चेक कर सकते हैं। इवन जो भी ऑफर ऑफ फंड आता है, जो भी आपका प्रोस्पेक्टा आता है, प्रोस्पेक्टस जो भी आता है या जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके अंदर भी फंड मैनेजर की पूरी डिटेल लिखी होती है। आप उसकी डिटेल वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं। अभी एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ आपको, अगर इन्वेस्ट करना है तो आप कौन सा फंड चुनेंगे? फंड ऑफ द फंड, मल्टी कैप फंड, या इंडेक्स फंड, क्या कैसा आपका कमोडिटीज वाला आपका फंड देखिए थोड़ा आप किधर इन्वेस्ट करेंगे? देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा डाइवर्सिफाई रखना चाहूंगा कि कुछ पैसा मैं लार्ज कैप में डालूंगा, कुछ जो है मैं डेफिनेटली जो फंड है मैं मल्टी कैप में डालूंगा और कुछ फंड में डालूंगा जो आपका कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड फंड। तो मैं कुछ पैसे को ऐसे डाइवर्सिफाई करूंगा लार्ज कैप में, इसलिए कि वहां पर आपको हाइयर रिटर्न मिल सकता है, थोड़ा हाइयर रिस्क होगा बट हाइयर रिटर्न भी मिलेगा। देन मल्टी कैप इसलिए कि मेरे को वहां पर स्मॉल कैप और मिड कैप का भी इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देन हाइब्रिड में इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट में कहीं कुछ नेगेटिविटी होती है तो मेरे को यहाँ पर हाइब्रिड फंड के थ्रू मेरी जो रिटर्न है वो मॉडरेट हो जाएगी। प्लस मैं कुछ फंड डालना चाहूंगा कमोडिटी फंड्स में, जैसे गोल्ड ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ में, जहां पर अगर कोई भी अनसर्टेनिटी होगी तो वो मुझको यहाँ पर परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। तो मैं बेसिकली थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा म्यूचुअल फंड्स में। प्रिया जी। जी। अब अनुज जी, कमोडिटीज के बारे में बताइए कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कमोडिटीज अपने पोर्टफोलियो में कैसे ऐड करना चाहिए, अगर उन्हें गोल्ड सिल्वर या अदर कोई ऑप्शंस हैं तो अलोंग विद म्यूचुअल फंड्स हाउ शुड दे डाइवर्सिफाई? देखिए म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो कमोडिटीज के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कमोडिटी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। बट अभी हम देखें तो काफी ज्यादा चार्म जो आ रहा है वो गोल्ड ईटीएफ, वो सिल्वर ईटीएफ के अंदर में आ रहा है। तो क्योंकि डायरेक्टली वो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट होती है और वहां पर आपको रेशो भी कम देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टर कमोडिटी की तरफ आ रहे हैं तो उनके लिए ईटीएफ बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम्म। गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ में आप पैसा लगा सकते हैं जहां पर एग्जैक्ट गोल्ड सिल्वर की मोमेंटम के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलता है। और हम देख रहे हैं जिस तरीके से गोल्ड सिल्वर का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो हमने देखी काफी हद तक गोल्ड सिल्वर ईटीएफ की डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है। तो मुझे हम्म। लगता है कि इन्वेस्टर अगर डायरेक्ट कमोडिटी में नहीं जाना चाहते तो वो गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में या फिर जो कमोडिटी के म्यूचुअल फंड्स है उसकी तरफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी। अगर किसी का पोर्टफोलियो जो है जिसमें ज्यादातर इक्विटी है तो उसमें आप कमोडिटीज को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं और व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डूइंग दैट?
देखिए, इक्विटी के लिए एक डेफिनेशन होती है कि आप 100 माइनस योर एज कर लीजिए, जितना आपको डिफरेंस आता है उतना हम्म। ही आपको केवल इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सपोज अगर किसी की एज 40 है तो उसको 100 माइनस 40 60, तो 60% उसको इक्विटी में रखना चाहिए और हम्म। बाकी जो 40% है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। वो डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं कि आपने 60% इक्विटी में डाल दिया, देन हम्म। 20% आप अपने हाइब्रिड फंड्स में डाल सकते हैं और हम्म। बाकी 20% आप कमोडिटी में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। हम्म। जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है तो उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपना इक्विटी का एक्सपोजर कम कर सकता है। तो ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अगर कोई भी सोच रहा है कि भाई इसको इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो हम्म। 100 माइनस योर एज कर लीजिए। जितना भी अमाउंट आएगा, जितनी भी फिगर आएगी, उतना ही वो अपनी इन्वेस्टमेंट का पार्ट इक्विटी में रखे और बाकी को वो डाइवर्सिफाई कर सकता है ट्रेडिशनल फंड्स में, हम्म। या एफडीज के अंदर, या हाइब्रिड फंड्स में, या फिर कमोडिटी पोर्टफोलियो के अंदर। जी। अनुज जी, एक बात बताइए मुझे कि म्यूचुअल फंड मैनेजर की जो एज होती है उसके हिसाब से कोई बनाया फार्मूला? म्यूचुअल फंड जो मैनेज करता है उसकी एज के हिसाब से, जो 40 के है तो आप कितना रिस्क लें उसके साथ? देखिए, जो फंड मैनेजर की एज है, मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितनी ज्यादा उसकी एज होगी, मींस उसने कितना एक्सपीरियंस गेन किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई देखिए, अगर आप देखेंगे आज से, अगर हम अभी करंटली 20 साल को देखें, तो जो 20 साल पुराना फंड मैनेजर होगा, जो 2005 से फंड मैनेज कर रहा होगा, तो उसने 2008 की गिरावट भी देखी होगी, 2011 भी उसने देखा होगा, उसने कोविड भी देखा होगा, 2014 भी उसने देखा होगा, 2020 भी उसने देखा होगा, 2025 भी देख रहा होगा। तो इसमें इसकी उसको बहुत एक्सपीरियंस हो गया होगा इन्वेस्टमेंट करने का, साइकिल में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हैं। तो इसलिए एक फंड मैनेजर की अ, जो उसकी एक्सपीरियंस की एज है, वो बहुत मैटर करती है इन्वेस्टमेंट मार्केट में। अब अनुज जी, अभी जो हम मार्केट में वॉलेटिलिटी देख रहे हैं उस पर आप क्या एडवाइस देंगे इन्वेस्टर्स को टू रीबैलेंस देयर पोर्टफोलियोज बिटवीन इक्विटीज, डेट एंड कमोडिटीज? देखिए, बिल्कुल मार्केट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी में रहती है मार्केट। हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम में रहा है, हम्म। बट कहीं ना कहीं एक हायर लेवल पे भी है, क्योंकि यहाँ पे जियो पॉलिटिकल टेंशन से जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स बहुत हावी हो जाते हैं। हम्म। ट्रम्प साहब का टैरिफ हमने काफी हावी होते हुए देखा है। तो हमें हम्म। लगता है कि थोड़ा सा इस टाइम पे भी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक कैप के अंदर पैसा लगाएंगे या एक ही सेगमेंट में अगर पैसा लगाएंगे, तो चांसेस है कि वहां पर अगर कोई भी अनसर्टेनिटी होगी तो वहां पे नुकसान हो सकता है। तो मेरे हम्म। हिसाब से इन्वेस्टर को अपने फंड को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में रखना चाहिए और टाइमली उसको मैनेज भी करना चाहिए। यानी कि आपने पैसा हम्म। डाल दिया, भूल गए उसको। इस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट है वो चर्निंग रिक्वायरमेंट होती है। एक सेक्टर अगर नहीं चल रहा तो आप तुरंत 2 सेक्टर में पैसा इसको निकाल के डाल सकते हैं, या ऐसा फंड चुने जहां पर आपको हाइब्रिड का जो है बेनिफिट मिलता है। आप ऐसा चुन सकते हैं जहां पर आपको कमोडिटी एप्रिसिएशन की वैल्यू मिलती है। हम हम्म। देख रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारे ऐसे फंड्स भी हैं जहां पर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है। जैसे अगर हम ईटीएफ की बात करें तो नेस्डेक का ईटीएफ है, या हैंगसेंग ईटीएफ है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वहां पर आप इंटरनेशनली भी ईटीएफ में पैसा लगा सकते हैं। कि आपको लगता है कि चाइना ग्रो करेगा या यूएस ग्रो करेगा, तो वहां के ईटीएफ भी अवेलेबल है, तो वहां पर आप पैसा लगा सकते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, खाली डोमेस्टिक नहीं है, इंटरनेशनल ईटीएफ भी बहुत सारे आ गए हैं। तो उन ईटीएफ को भी आप पैसा वहां पे लगा सकते हैं, जिससे कि अगर कोई भी इंटरनेशनली आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, तो वो भी वहां पर आप गेट कर सकते हैं। जी। अनुज जी, थैंक यू। आज अच्छी चर्चा रही आपके साथ, आपने अच्छा ज्ञान दिया कमोडिटीज को लेकर भी और मल्टी कैप फंड्स को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद जी, नमस्ते। नमस्ते सेठी थैंक सर, यू। थैंक यू।